जी हां दोस्तों, राहुल को जेल भेजने का दांव भारतीय जनता पार्टी को पड़ गया उल्टा। अदालत ने कस दी चूड़ी, पकड़ा गया झूठ। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर भारतीय जनता पार्टी में राहुल का कितना बड़ा खौफ और डर है जिसे वो बाहर नहीं लाती, लेकिन दूसरी तरीके से राहुल गांधी को परेशान करने, उनको जेल भेजने के लिए लगातार कोशिशें करती है। आखिर एक अकेले राहुल ने भारतीय जनता पार्टी और संघ को क्या इतना परेशान कर रखा है? और अगर ऐसा है तो पूरे विपक्ष के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है? मगर दोस्तों, किस मामले में राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी जेल भेज रही थी, मगर अदालत ने कहा कि खबरदार। दोस्तों, मामला कुछ वर्ष पुराना है, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको मामला बताऊं दोस्तों, आप ये समझे कि मौजूदा वक्त में जबकि एक तरफ जहां पर संसद में 9 मार्च से बजट सत्र के दूसरे भाग का पहला दिन शुरू होगा, उस दिन ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के, महाभियोग लेकर के आई है, उस पर वोटिंग और चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले कैसे ट्रेड डील को लेकर, एप्स्टीन फाइल को लेकर के राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया, उससे बीजेपी खेमे में कैसी हलचल दिखी थी कि राहुल को उनकी सदस्यता रद्द करके आजीवन बैन कराने के लिए डिग्री दुबे, निशिकांत दुबे संसद में मोशन लेकर के आ रहे थे, प्रस्ताव रख दिया। लेकिन दोस्तों, आज की जो खबर है वो कर्नाटका से जुड़ी है। बीजेपी ने जिस मानहानि के केस में राहुल गांधी को जेल भेजने की फिराक में आगे बढ़ी थी, वो दरअसल कानूनी रूप से अवैध था, गलत था, मगर बीजेपी अब तक डटी हुई थी। कर्नाटका हाई कोर्ट ने बीजेपी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि केस को खारिज कर दिया और इस तरह कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी। यह केस 2023 के कर्नाटका विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की तरफ से छपे विज्ञापनों को लेकर था। इन विज्ञापनों में तब की बीजेपी सरकार को 40% सरकार कहा गया था और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। जस्टिस एस सुनील दत्त यादव ने यह फैसला राहुल गांधी द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया। इस याचिका में उन्होंने मानहानि केस की कानूनी वैधता पर सवाल उठाया था। बीजेपी के स्टेट यूनिट ने जून 2023 में मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट दर्ज कराई थी। कोर्ट ने फैसले में कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखना लीगल अब्यूज माना जाएगा। दोस्तों सुनिए, लीगल अब्यूज। कोर्ट ने केस को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि यह राजनीतिक आलोचना थी जो लोकतंत्र में सामान्य है। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना अपराध नहीं है। दरअसल दोस्तों, 2023 में कर्नाटका में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। कांग्रेस ने 5 मई 2023 को राज्य के सभी बड़े अखबारों में पूरे पन्ने पर विज्ञापन छपवाया था। इस विज्ञापन का टाइटल था करप्शन रेट कार्ड। इसमें दावा किया गया कि 2019 से 2023 की बीजेपी की सरकार ने ठेकेदारों से 40% कमीशन लिया, राज्य की जनता से 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लूट किया। इस विज्ञापन को कर्नाटका कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार और तब विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने जारी किया था। राहुल गांधी ने इसे अपने एक्स अकाउंट पर भी शेयर किया था और इसी पोस्टर में बीजेपी तिलमिला गई। जून 2023 में बेंगलुरु की मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में राहुल गांधी को आरोपी नंबर 4 बनाया गया। सिद्धरामैया और शिव कुमार भी आरोपी थे। बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचार के ये आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद और लापरवाही में लगाए गए हैं, इसलिए मानहानि का केस है। और तभी राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि यह विज्ञापन सरकार की प्रशासनिक नीतियों की आलोचना थी। सरकार की आलोचना करना मानहानि नहीं माना जा सकता। उनकी याचिका में दावा किया गया था कि इन विवादित विज्ञापनों में की गई आलोचना भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में दी गई छूट के अंतर्गत आती है। इसमें नेक इरादे से की गई टिप्पणियों को मानहानि नहीं माना जा सकता। राहुल ने साफ कहा था कि बीजेपी एक प्राइवेट संगठन है। सरकार या संवैधानिक पदाधिकारियों की तरफ से मानहानि का केस सिर्फ राज्य सरकार ही दर्ज करा सकती है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं। और इसीलिए बीजेपी की शिकायत वैध नहीं है। अगर धारा 499 के साथ धारा 500 यानी मानहानि की सजा के तहत कोई शिकायत दर्ज भी की जा सकती है तो केवल कर्नाटका सरकार द्वारा की जा सकती है।
किसी व्यक्ति द्वारा नहीं। इसीलिए बीजेपी की राज्य इकाई शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम ही नहीं है, क्योंकि ये कथित मानहानि वाली बातें उस समय की सरकार के प्रशासन की आलोचना है, न कि शिकायतकर्ता राजनीतिक दल के खिलाफ कोई व्यक्तिगत आरोप। मगर दोस्तों, बीजेपी उसी मामले को घसीट घसीट करके कांग्रेस और राहुल समेत नेताओं को परेशान कर रही थी। यहां तक कि राहुल को जेल भेजने की फिराक में थी। उसे लगता था कि अदालत उसकी याचिका पर राहुल के खिलाफ एक्शन लेगी और कोई ना कोई कार्रवाई करेगी, ऐसी कार्रवाई कि राहुल को जेल जाना पड़ेगा। मगर अदालत में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। राहुल के खिलाफ बीजेपी के आरोपों की धज्जियां उड़ गई। दोस्तों, आइए आपको जल्दी से बताएं कि शुरू से लेकर अब तक, यानी बीजेपी को अदालत से झटका लगने तक कोर्ट में क्या क्या हुआ। इस मामले में जून 2023 में राहुल गांधी को कोर्ट से समन जारी किया गया था, लेकिन वो गए नहीं, तो स्पेशल कोर्ट ने उन्हें पेश होने का आदेश दिया। दिसंबर 2024 में स्पेशल कोर्ट ने उन्हें लोकसभा में विपक्ष के नेता होने के कारण व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी, लेकिन कुछ शर्तें लगाई। जनवरी 2025 में हाई कोर्ट ने केस की कार्रवाई पर रोक लगा दी। पूरी तरह केस खत्म हो चुका है। दोस्तों, अदालत का आया हुआ फैसला बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका तो राहुल गांधी के लिए बड़ी जीत है, और इससे राजनीतिक आलोचना और अभिव्यक्ति की आजादी को जोर मिलता है। इसी बीच दोस्तों, कांग्रेस के कमांडर ने सीधे सीधे मोदी को निशाने पर लेते हुए कह दिया कि जिन्होंने अपराध किया है उसको छुपाया बचाया जा रहा है। एप्स्टीन जैसे लोगों से वो मिलता रहा, मगर उसका इस्तीफा तक नहीं लिया गया। जो देश की चिंता में मोदी और बीजेपी के नकेल कसने की कोशिश कर रहा है, उसे जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। सुनिए पवन खेड़ा को। अब 5 अक्टूबर ये मीटिंग के अगले दिन जब हमारे पुरी साहब मिले रीड हॉफमैन से, तो 5 अक्टूबर को एप्स्टीन हरदीप से पूछते हैं मीटिंग कैसी थी, यूजफुल थी, प्रोडक्टिव थी। हरदीप कहते हैं साहब मेरे को पर्सनली मिलकर आपको ब्रीफ करना चाहता हूं। बताइए, फिर मिलने का बहाना कुछ तो है, फिर मिलना चाहते हैं और कहते हैं आपके इंटरव्यू में कि मैं अनईजी हुआ। एक इंटरव्यू में बोला, दूसरे में बोला इन हाइंडसाइट इट वाज अ मिस्टेक। भाई, ये बार बार खींचे क्यों चले जा रहे हैं आप एप्स्टीन के पास? ये है क्या? फिर आगे बढ़िए साहब। तो ये 3 साल 14 से 17 की मीटिंग्स मैंने आपको बताई, और इंटरव्यू में कहा 8 साल। 8 साल नहीं है, 3 साल है, क्योंकि 14 में तो पहली बार मिले थे और 17 में न्यूयॉर्क छोड़ दिया था। 14 से 17 के बीच में 10 महीने न्यूयॉर्क में नहीं थे, वो भी कम कर लीजिए। तो लगभग 2 साल में आप कितनी बार मिले, ये आपके सामने मैंने रख दिया। और 62 ईमेल्स जो हमारे पास अभी हैं, 30 एप्स्टीन की इनको, 32 इनकी एप्स्टीन को। 14 मीटिंग्स हैं, वो मैंने आपको उसकी भी सूची दे रहा हूं। अब यह आंकड़ा क्या क्या बताता है आपको? हमारे लिए तो देखो साहब कोई फर्क नहीं पड़ता आप 1 बार मिले या 100 बार मिले। हीरे की चोरी हो या खीरे की चोरी हो, चोरी तो चोरी कहलाती है। आप चोर तो कहलाओगे, या आपने हीरा चुराया या आपने खीरा चुराया, चोर हो, मिले हो। रीड हॉफमैन का बहाना मारते हो कि साहब उसकी वजह से मिला, तो रीड हॉफमैन का तो जिक्र भी बंद हो गया। उसके बाद की मेल्स में फिर क्यों मेल्स कर रहे थे, क्यों मिल रहे थे, क्या चर्चा हो रही थी, यह तो आपको बताना पड़ेगा। जो भी हो साहब, लबो लबाब यह है, मिस्टर हरदीप पुरी, आवर ऑनरेबल पेट्रोलियम मिनिस्टर, इज अ पैथोलॉजिकल लायर। ये एक झूठा व्यक्ति है, ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं, और हम दावे के साथ कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। और इंटरव्यू में बोला आई वॉज मेकिंग एन असेसमेंट एज अ प्राइवेट सिटीजन। ये इंटरव्यू में बोला, मैं बार बार जो प्राइवेट सिटीजन बोल रहा हूं ये उन्हीं के शब्द हैं। तो प्राइवेट सिटीजन को भारत सरकार का डिजिटल इंडिया की ज्ञान 8 महीने पहले कैसे हुआ, मैं फिर पूछना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है, प्रधानमंत्री से जानना चाहती है, क्या आपने फोन उठाकर हरदीप पुरी को डिजिटल इंडिया का प्लान भारत की जनता को बताने से पहले 8 महीने पहले बता दिया था? और क्या आपने ये निर्देश दिए थे कि जाइए एप्स्टीन से डिस्कस कीजिए?
तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों अब भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? अपनी राय जरूर लिखें।